दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का व्यवसाय अध्ययन बिजनेस स्टडीज का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों हम त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है उसका सॉल्यूशन देख रहे हैं, क्योंकि आपका हाई चांस है कि उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए क्रम से क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं हम क्वेश्चन बैंक के। ये दोस्तों आपका पार्ट 3 है। से पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 आ चुका है। पार्ट 1 और 2 में मैंने दोस्तों आपको ऑब्जेक्टिव, ये 5 अध्याय आपके त्रैमासिक परीक्षा में अभी पूछे जाएंगे, इन सभी अध्यायों के मैंने आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, तो ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। 32 नंबर आपके जो ऑब्जेक्टिव आएंगे वो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर रह जाते हैं तो हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो अध्याय 1 है हमारा प्रबंध। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं अति लघुत्तम प्रश्नोत्तर, यानी 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला क्वेश्चन है प्रबंध की परिभाषा दीजिए। फिर प्रबंध सार्वभौमिक स्पष्ट कीजिए। समन्वय का अर्थ लिखिए। प्रबंध की आपको परिभाषा बताएं तो प्रबंध की परिभाषा दी हुई है ओके कि लॉरेंस ए प्ले के अनुसार प्रबंध वस्तुओं का निर्देशन नहीं वरन क्या है, व्यक्तियों का विकास है। नेक्स्ट हमारा है प्रबंध सार्वभौमिक। इस बात को आपको स्पष्ट करना है। तो प्रबंध सार्वभौमिक है, ये आपका दिया हुआ है। प्रबंध एक सार्वभौमिक प्रक्रिया जिसका प्रयोग मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से किया जाता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, व्यवसायिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में प्रबंध के सिद्धांतों को सफलतापूर्वक लागू हो सकता है। इसलिए हम क्या कहते हैं, जो प्रबंध है वो क्या सार्वभौमिक होता है। ओके, यानी सभी जगह ये हमें चाहिए पड़ता है, प्रबंध का उपयोग करना पड़ता है। समन्वय का अर्थ लिखना है। तो समन्वय से आशय है किसी संस्था की समस्त क्रियाओं में एक रूपता लाना होता है ताकि कार्य सुविधाजनक ढंग से सफलता पूर्वक चल सके। तो ये 3 लाइन में जो है आपका मेन अर्थ है समन्वय का। तो ये 3 लाइन आपको तुम्हें पढ़ के रखना ही है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। इस बात को समझाइए, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है प्रबंध है तो कला और विज्ञान दोनों है। ओके, इस बात को आपको समझाना। तो पहले बताया जाए जो प्रबंध है हमारा विज्ञान के रूप में किस प्रकार से है, क्योंकि हम प्रबंध में क्या है, तथ्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है, सिद्धांतों का इसमें भी प्रतिपादन होता है। जिस प्रकार से विज्ञान में सिद्धांत बनते हैं, इसी प्रकार से हमारे प्रबंध में भी सिद्धांत बनते हैं। सिद्धांतों और नियमों की ये सार्वभौमिकता होती है। विज्ञान में से कई बहुत सारे सिद्धांत हैं जो सार्वभौमिक है, इसी प्रकार से प्रबंध के जो सिद्धांत और नियम बनते हैं वो भी सार्वभौमिक होते हैं। तो हम देख सकते हैं प्रबंध में क्या है, विज्ञान के लक्षण भी पाए जाते हैं, इसलिए विज्ञान के रूप में भी है। प्रबंध कला के रूप में किस प्रकार से, किसमें कार्य कुशलता व अनुभव पर आधारित होता है। प्रबंध क्या है, एक कला है। ओके, सबसे किसी से अगर आपको बात करनी तो वो भी क्या है, कला है। ओके, तो व्यक्तिगत दक्षता का प्रभाव इसमें पड़ता है। तो इस इन पॉइंटों के आधार पर हम देख सकते हैं कि प्रबंध हमारा क्या है, कला के रूप में भी कार्य करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों, इस बात को अगर समझाना है तो आपको पहले प्रबंध को विज्ञान के रूप में भी बताना पड़ेगा और कुछ पॉइंटों के माध्यम से प्रबंध को कला के रूप में भी बताना पड़ेगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों मैंने आपको ये बता दी प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है, समझाइए। आगे क्वेश्चन हमारा प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा क्यों माना जाता है और पेशे की 2 विशेषताएं लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपको दिया है। प्रबंध को बहुआयामी अवधारणा इसलिए माना जाता है क्योंकि प्रबंध व्यवसाय प्रबंध, श्रमिकों एवं कार्य प्रबंध जो कर्मचारियों के विकास, सामाजिक विकास एवं राष्ट्र विकास में सहायक होता है। तो नेक्स्ट पेशे की 2 विशेषताएं बतानी है। तो पेशे के लिए क्या विशिष्ट संचित ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही पेशे को अपनाने वाले व्यक्ति में उस ज्ञान की क्या है, जानकारी होना आवश्यक है। तो जाती पेशे की विशेषताएं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उच्च स्तरीय प्रबंध के 2 कार्य लिखिए। नेक्स्ट है प्रबंध संसाधनों को कुशल उपयोग कैसे संभव बनाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है और प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है, समझाइए। सभी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो आपका दिया उच्च स्तरीय प्रबंध के कार्य आपको बताने हैं। तो उद्देश्यों का निर्धारण, और भी आपको पॉइंट देखिए तो एक ही पॉइंट बताएगा। मैंने यहाँ पॉइंट है कि उच्च स्तरीय प्रबंध का कार्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण। नेक्स्ट हमारा है कि प्रबंध संसाधनों को कुशलता से उपयोग कैसे संभव है। उत्पादन के मूल साधनों तथा मानव, मशीन, माल प्रभावकारी समन्वय स्थापित कर प्रबंध संसाधनों को कुशलता से प्रयोग संभव है। प्रबंध में कुशलता से क्या अभिप्राय है, तो अभिप्राय है उपक्रम में संलग्न कर्मचारियों व श्रमिकों से कार्य दक्षता से वैज्ञानिक प्रबंध की से माध्यम में वृद्धि की जाए। यानी जो कर्मचारी है उनकी कार्य क्षमता में, श्रमिकों में कार्य क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं, तुम्हारी क्या है, प्रबंध की कुशलता के लागी। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न 2 नंबर वाले कंप्लीट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है समन्वय प्रबंध का सार है, कारण बताइए। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से रहने वाला। समन्वय प्रबंध का सार है। इस कथन से हम सहमत हैं। समन्वय प्रबंध का कोई विशेष कार्य नहीं अपितु अन्य सभी कार्यों का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अन्य कार्यों की सफलता का एक प्रमुख अंग है। इस बार से दिया है, तैयार कर लीजिएगा। आगे नेक्स्ट देखिए प्रबंध के 3 महत्व लिखिए। प्रबंध के किन्हीं 3 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।
ये आपको बताया प्रबंध के यहाँ आपको 2 ही महत्व दिए, लेकिन आपको 3 पढ़ना है तो एक बार पढ़ लीजिए। जैसे प्रबंध से उत्पादन के साधनों का श्रेष्ठ उपयोग होता है। प्रबंध से बड़े आकार के उपक्रमों का संचालन सुगम बनता है। प्रबंध के कोई 2 उद्देश्य आपको पूछे जा रहे हैं, तो प्रबंध के 2 उद्देश्य है। आपके 3 उद्देश्य पढ़ना है, एक एक पढ़ लीजिएगा, और बाकी 2 तो आपको ये है ही, संसाधनों का प्रभावी रूप से प्रयोग होता है, दूसरा है न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणाम प्राप्त करना। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मध्यस्तरीय प्रबंध के कार्य क्या होते हैं। तो आपका बताया जाए मध्यस्तरीय प्रबंध, अब कर्तव्य का है, कार्य है, एक ही बात आपकी रहने। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट आपके दिए, तो ये कार्य पढ़ लीजिए। मध्यस्तरीय प्रबंध क्या है इसे भी आपको समझ के रखना है। इसके साथ ही आपको क्या है कार्य तैयार कर लेना। ये 4 पॉइंटों में आपके कार्य बताए जा रहे हैं। इसके नेक्स्ट में आपको बताने वाला हूं प्रबंध सतत पारस्परिक कार्यों की एक श्रृंखला है, समझाइए। और प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित प्रतिभा है, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रबंध के 3 महत्व, प्रबंध समन्वय प्रबंध का सार है, ये एकदम सिलेक्टेड आपके रहने वाले हैं। चलिए सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो प्रबंध सतत पारस्परिक कार्यों की एक श्रृंखला है, इस पर आपको बारे में बताना है। तो ये आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसके आगे आपका ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंध जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है, इस बात को स्पष्ट करना है। तो आपका दिया हुआ है कि जब स्वामित्व एक प्रबंधक के ही होते हैं तब यह कहा जाता है कि प्रबंधक जन्मजात होते हैं। और इसके साथ ही अवधारणा प्रचलन में भी थी, कवियों, संगीतज्ञों, कलाकारों के कुशल प्रबंध जन्म लेते हैं, बनाए नहीं जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से दिया हुआ है। तो कहा जाए जो प्रबंध होता है जन्मजात और अर्जित प्रतिभा है। आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमारे 3 वाले प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, जैसे अब ये है तो अपनी तरफ से देख लीजिए। बाकी देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं कहूँगा कि हर टॉपिक से आपका ये 3 नंबर वाले हम देखें तो 7 क्वेश्चन है, 7 में से हम 4 आप पढ़ के रखिएगा। एक क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, वो आपसे बन जाएगा। यहाँ देखिए 2 नंबर वाले 10 क्वेश्चन, 10 में से कम आपका है 6-7 आप याद करिएगा। ओके, 2-3 जो आपको कठिन लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, आप स्किप भी कर देंगे तो भी आपका कम हो जाएगा। इसे हम 4 नंबर का देखें, 7 क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 क्वेश्चन पढ़ के रखिए, क्योंकि पेपर में तो एक ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या, तो आपको 4 कम से कम क्वेश्चन पढ़ हैं, एक ना एक आपका आ जाएगा। बाकी मैं आपको सिलेक्टेड वो बता दूंगा, तो उनमें तो उतना आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो देखें हम इसमें प्रबंध की 4 विशेषताएं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये इसमें आपका, और प्रबंध प्रशासन में अंतर बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो ये 2 पढ़ के आपको रखना है, इनके सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। तो प्रबंध की दोस्तों आपको विशेषताएं बतानी, तो ये आपकी प्रबंध की विशेषताएं दी हैं। क्रम से आपका दिया है, पहले उद्देश्य पर संसाधनों का उचित प्रयोग, सामूहिक प्रयास है, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं, प्रबंध प्रत्येक स्तर पर होता है, प्रबंध सामाजिक प्रक्रिया है। इन पॉइंटों के माध्यम से प्रबंध की विशेषताएं बताई जा रही हैं। तो ये आपको तैयार 6 पॉइंट दिए हैं, कम से कम आपको 4 से 5 पॉइंट तैयार करके रखना है। तो हो जाता है कंप्लीट। आगे देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों से प्रबंध और प्रशासन में अंतर पूछा जा रहा है। तो प्रबंध और प्रशासन में अंतर ये आपका दिया हुआ है। नीतियां, स्तर, प्रबंध, प्रतिफल प्राप्ति, इन पॉइंटों के आधार पर प्रबंध एवं प्रशासन में अंतर दिया जा रहा है। तो तैयार कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, जाके अब जब पेपर दें तो 1-2 घंटे पहले अगर रिवीजन करना है तो आप कर सकें, तो फोटो खींच कर आप इसे जरूर रख लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, कि प्रबंध की कोई 4 प्रमुख कार्य लिखिए। तो प्रबंध के 4 कार्य हम देख लेते हैं, नियोजन है, संगठन है, नियुक्तिकरण है, ये सभी आपके प्रबंध के कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया, 2022 में, 2024 में क्वेश्चन आया था, 2026 में भी आपका आ सकता है। तो पढ़ के आपको रखना है प्रबंध के कार्य, नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण। इसके बाद संचालन, अभिप्रेरण, नियंत्रण, समन्वय, ये सभी आपके दिए हुए हैं, तैयार कर लीजिएगा। तो बस दोस्तों आपको 4 नंबर में बात करें तो सबसे ज्यादा जो आपकी यही 3 आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो मैंने बताए हैं। बाकी के देखें तो बाकी आपके कम ही चांस है कि आपको टीचर दे, क्योंकि ये हमेशा आते हैं, बोर्ड एग्जाम तक में आते हैं, तो टीचर आपके हाई चांस है कि इन्हीं 3 क्वेश्चन में से आपको देंगे। तो 30 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन जरूर रखिएगा। 4 नंबर दोस्तों आपके फिक्स हो जाएंगे। बाकी सॉल्यूशन भी है मेरे पास, लेकिन आपके इन 3 बस पे फोकस करना है। ओके, तो हम अब दोस्त देख लेते हैं अध्याय 2 के क्वेश्चन आंसर। अध्याय 2 है दोस्तों हमारा प्रबंध के सिद्धांत, देख लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले हमारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रबंध के सिद्धांत से क्या है। प्रबंध के सिद्धांत से क्या सहायता है। प्रबंध के सिद्धांत से तात्पर्य उन मूलभूत नियमों, अवधारणाओं और दिशा निर्देशों से है जो किसी संगठन के कुशल और प्रभावी संचालन के लिए आधार प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत प्रबंधकों को निर्णय लेने और कार्यों को सफलतापूर्ण निष्पादन करने में मार्गदर्शन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है श्रम विभाजन से कार्य क्षमता किस प्रकार विकसित होती है। तो आपका दिया हुआ श्रम विभाजन से कार्य क्षमता इसलिए विकसित होती है क्योंकि यह कार्य छोटे विशिष्ट भागों को में विभाजित करता है
जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है। जैसे विशेषज्ञता दोहराव और दक्षता में वृद्धि की ओर ले जाती है, जिससे कार्य को कम समय में पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे श्रेष्ठ प्रबंध के लिए वैज्ञानिक चयन और प्रशिक्षण आवश्यक है, समझाइए। तो इसके बारे में सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका। फिर ऐसे आपका टेलर की 8 नेता वाली योजना क्या है? प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य दिशा निर्देश समझाइए। फ्यूल के व्यवहारिक कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है? वैज्ञानिक प्रबंध से क्या आशय है? कार्य पद्धति अध्ययन से क्या आशय है? सभी के क्रम से यहाँ सॉल्यूशन आपके दिए हैं। पहले आपका टेलर के 8 नेता वाली योजना, इंपॉर्टेंट है, ये आपका रहने वाला है। प्रबंध से के सिद्धांत भी आपको एकदम पढ़ के रखना ही है। 2 नंबर में बहुत हाई चांस है कि आपका क्वेश्चन आपके पेपर में रहने वाला है। टेलर के 8 नेता वाली योजना, प्रबंध के सिद्धांत, सामान्य दिशा निर्देश है, इस बात को आपको समझाना है। और सभी 2 नंबर के, तो 2 लाइन में आपका आंसर बताया जा रहा है। फ्यूल के व्यवसायिक कार्यों के कितने भागों में बांटा गया है? तो व्यवसायिक कार्यों कितने बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। तकनीकी, वाणिज्य, वित्तीय, सुरक्षा, लेखांकन और प्रबंध की है। फिर वैज्ञानिक प्रबंध की से क्या से पूछा जा रहा था? कार्य पद्धति के अध्ययन से क्या है? तो आपका दिया हुआ है, सभी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारे रह जाते हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन। 3 नंबर में पहला हमारा समय अध्ययन और गति अध्ययन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों आपका ये दिया हुआ समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर, विषय, संबंध, प्रेरणा, निर्धारण, अध्ययन की दिशा और यंत्र के प्रयोग के आधार पर आपको समय अध्ययन और गति अध्ययन में अंतर बताया जा रहा है। तो इसे आपको तैयार कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध क्यों किया जाता है? कारण लिखिए। इसका सॉल्यूशन आपका इस प्रकार से रहने वाला है कि वैज्ञानिक प्रबंध का श्रमिकों द्वारा विरोध क्यों किया जाए। पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध श्रमिकों को कार्यभार में वृद्धि हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध अधिकतम उत्पादन हेतु कठोर नियंत्रण बल देता है। वैज्ञानिक प्रबंध के कारण श्रम संघों की शक्ति में कमी आ जाती है। तो पॉइंट वाइज बताया जा रहा है। 4 कारण दिए कि श्रमिकों द्वारा विरोध क्यों किया जाता है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, टेलर व फ्यूल के प्रबंध संबंधी दृष्टिकोण की आपको 3 समानताएं आपको बतानी है। तो आपकी ये 3 समानताएं दी हुई हैं। टेलर व फ्यूल के प्रबंध संबंधी दृष्टिकोण से समानताएं, तो ये आपका दिया बुराइयों को दूर करना, श्रम के साथ मानवीय व्यवहार, सिद्धांतों का प्रतिपादन, अनुभव की छाप और प्रेरणा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रबंध के सिद्धांत का महत्व 3 बिंदुओं में समझाइए। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों आपका ये दिया हुआ है। प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व पॉइंटों में समझाना है। तो पहला है आपका कार्यकुशलता में वृद्धि होती है, प्रबंध की कार्यों में सरलता होती है, इसे आगे शोध कार्य में सहायक मानवीय संबंधों की रचना होती है। आगे क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रबंध की सिद्धांत तथा प्रबंध की तकनीकी में आपको अंतर बताने हैं। ये आपके अंतर दिए हैं। ओके, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 1 पॉइंट और आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ तो आपके 2 अंतर दिए हुए हैं, प्रबंध की सिद्धांत और प्रबंध की तकनीक में। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उचित मजदूरी का निर्धारण करते समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान में रखना चाहिए। इसका सॉल्यूशन आपका रहने वाला, उचित मजदूरी का निर्धारण करते समय किन किन बिंदु को ध्यान में रखना कि क्षेत्र में उपलब्ध श्रम संसाधन, शासकीय श्रम एवं मजदूरी संबंधी विधि एवं नियम, संस्थान की आर्थिक स्थिति, कार्य के जोखिम। तो ये सब पॉइंटों को ध्यान में रखना चाहिए। जो भी आपके 3 नंबर के लिए महत्वपूर्ण मैंने बता दिए हैं। और जिसमें से देखिए आप महत्वपूर्ण की बात करें तो ये तो आपको कौन सा सबसे हाई जो आपको पढ़ के रखना ही है। पहले दोस्तों आपको इसमें तैयार करके रखना है टेलर फ्यूल के प्रबंध संबंधी दृष्टिकोण की 3 समानताएं, ये तो आपको पढ़ के रखना है। इसके साथ ही समय अध्ययन गति अध्ययन में अंतर पढ़ के रखिएगा, और इसके साथ ही प्रबंध के सिद्धांत का महत्व 3 बिंदुओं में लिखिए। ये 3 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना, बाकी मैंने कुछ आपको बता दिए। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हमारे आ जाते हैं 4 नंबर वाले प्रश्न। देख लेते हैं। पहला है हमारा, वैज्ञानिक प्रबंध के कोई 4 लाभ लिखिए, वैज्ञानिक प्रबंध की 4 विशेषताएं लिखिए। ये दोस्तों आपका दिया है, वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ बताने, तो उत्पादन में वृद्धि, लागतों में कमी, प्रमाणीकरण, लाभों में वृद्धि, ये सभी आपके हैं वैज्ञानिक प्रबंध के लाभ बताए गए हैं। तो तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं पूछी जा रही हैं। तो वैज्ञानिक प्रबंध की ये विशेषताएं आपको दी हुई हैं, तो इसे भी आपको देख लेना है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की कोई 4 सिद्धांत लिखिए, हेनरी फ्यूल द्वारा प्रतिपादित 4 सिद्धांत लिखिए। ये 4 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो ये टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत देख लेते हैं और हेनरी फ्यूल के सिद्धांत देख लेते हैं। तो टेलर के वैज्ञानिक सिद्धांत आपके दिए, पहला जो है वैज्ञानिक पद्धति, ना कि अंगूठा टेक नियम। इसके आगे देख लेते हैं।
आगे दोस्तों आपका ये दिया हुआ है, वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन एवं विश्लेषण के द्वारा विकसित किया जाता है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। दूसरा, सहयोग न व्यक्तिवाद, समन्वय न की मतभेद, अधिकतम न कि सीमित उत्पादन, मानसिक क्रांति। ये आपके दिए टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 में क्वेश्चन आया, 2022 में आया, फिर 23 में आया, 24 में आया, क्रम से क्वेश्चन आता है। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में तो तैयार करके रखना है। अनुशासन, परिश्रमिक, निर्देश की एकता, केंद्रीकरण, व्यवस्था, सहयोग की भावना, ये सभी आपके फ्यूल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत हैं। ओके, तो 4 से 5 आपको पढ़ के यहाँ रखना है। 6 दिए हुए आपके, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना, टेलर एवं फ्यूल के प्रबंध संबंधी सिद्धांतों की 4 असमानताएं लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है, टेलर और फ्यूल के जो सिद्धांत है उनमें असमानता कौन कौन सी है। तो विकास का क्रम, क्रियान्वयन भिन्न भिन्न पक्षों में विशेष इन पॉइंटों के आधार पर बताया जा रहा है। इसके आगे व्यक्ति व समूह, अध्ययन बिंदु, व्यापकता, ये 6 पॉइंटों के आधार पर टेलर और फ्यूल के प्रबंध सिद्धांतों में असमानताएं स्पष्ट की जा रही हैं। तो यहाँ से दोस्तों मैंने आपको 8 में से 5 क्वेश्चन बताए हैं, तो जिन्हें आपको क्या तैयार करके रखना है। ओके, तो जिसमें से मैंने आपकी ये 4 इंपॉर्टेंट है, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी पढ़ लीजिए। तो 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। ओके, तो ये आपके मेन रहने वाले, बाकी और भी पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। फिर अध्याय 3 आ जाता है व्यवसायिक पर्यावरण। ओके, ये क्वेश्चन इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं आपका। ओके, हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ कवर कर दिए गए हैं। समय हमारे पास बिल्कुल कम है समय, तो इसलिए आपको जो एकदम बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड है, ओके, उनको आपको एकदम पढ़ के रखना है। वही मैं आपको थोड़ा मेंशन करते जाऊँगा। व्यवसायिक पर्यावरण, इस अध्याय के हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 2 नंबर वाले आ जाते हैं। सबसे पहले पहला है, व्यवसायिक पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ओके, सामाजिक पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं के नाम लिखिए। प्रौद्योगिक पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं के नाम लिखिए। सामाजिक पर्यावरण के 2 उदाहरण लिखिए। राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण लिखिए। ओके, विधिक पर्यावरण के 2 पहलुओं लिखिए। ये इंपॉर्टेंट है, सभी आपके यहाँ से आएंगे और बिल्कुल सिंपल रहता है। तो व्यवसायिक पर्यावरण को परिभाषित करना है, तो व्यवसायिक पर्यावरण व्यवसायिक फर्मों तथा उद्योगों के बाहर की उन सभी बातों का योग है जो उनके संगठन एवं संचालन को प्रभावित करती है। तो ये आपका व्यवसायिक पर्यावरण की परिभाषा। नेक्स्ट, आर्थिक पर्यावरण के 2 घटकों के नाम लिखना है। तो आर्थिक पर्यावरण के 2 घटक हैं। आपका आर्थिक पर्यावरण में आता है घटक है, और दूसरा आपका सामाजिक वातावरण, उनके अंतर्गत एक पॉइंट लिखा हुआ है। आगे नेक्स्ट, सामाजिक पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं के नाम बताना है। तो परंपराएं, जनसंख्या, ये सामाजिक पर्यावरण के पहलू हैं। तो प्रौद्योगिकी पर्यावरण के किन्हीं 2 पहलुओं के नाम लिखना है। तो नवीन तकनीकी, वैकल्पिक वस्तुओं की विकास, ये सभी प्रौद्योगिक पर्यावरण के आपके पहलू हो जाते हैं। फिर सामाजिक पर्यावरण के 2 उदाहरण आपको देना है। तो फैशन है, त्योहार है, ये सामाजिक पर्यावरण के उदाहरण होंगे। कंफ्यूज नहीं होते, पहलू अलग होते हैं और उदाहरण आपके अलग रहेंगे। सामाजिक पर्यावरण के अगर पहलू पूछा जाए तो परंपरा, जनसंख्या होगी, और उदाहरण पूछे जाए तो फैशन और त्योहार हो रहा है। राजनीतिक पर्यावरण के 2 उदाहरण, तो राजनीतिक दलों की विचारधारा, राजनीतिक स्थिरता, ये उदाहरण हो जाते हैं। इसका नेक्स्ट है, विधिक पर्यावरण के 2 पहलू बताना है। तो विदेशी विनिमय संबंधी अधिनियम, व्यापार के संबंध में लाइसेंस नीति, तो यह सभी विधिक पर्यावरण के पहलू आपके हो जाते हैं। आगे नेक्स्ट इसमें आपको तैयार करना है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से तात्पर्य विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं, विचारों एवं सूचनाओं आदि का सरलतम, शीघ्रता से मुक्त प्रवाह हमारा वैश्वीकरण है। उदारीकरण भी पूछा जाता है। तो उदारीकरण का अर्थ उन समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण एवं तथा प्रतिबंध को हटाने हैं जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। दोनों इंपॉर्टेंट आपका तैयार लग लीजिएगा। आगे दोस्तों आपका विमुद्रीकरण भी इंपॉर्टेंट रहने वाला। विमुद्रीकरण आपको पढ़ के रखना है। विमुद्रीकरण एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया या गतिविधि है जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार तत्कालीन प्रभाव से किसी पुरानी मुद्रा के चलन कानूनी तौर पर क्या बंद कर देती है। विमुद्रीकरण के पश्चात मुद्रा की कुछ कीमतें नहीं रह जाती है और उन्हें बैंक में जमा कर नई मुद्रा में बदल दिया जाता है। तो यहाँ के मैंने आपको क्वेश्चन मैंने बता दिए, ओके, इन्हें आपको देखना तो अपनी तरफ से देख लीजिएगा। बाकी जो आपके सिलेक्टेड है कवर करते जा रहा हूँ। और अभी दोस्तों मैंने आपको विमुद्रीकरण और उदारीकरण भी बता दिया है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद दोस्तों हमारे आ जाते हैं 3 नंबर वाले प्रश्न दिए हुए हैं, क्रम से देखते चलते हैं। 3 नंबर पहला है दोस्तों हमारा, व्यवसायिक उद्यमों की सफलता एवं व्यापारिक वातावरण को समझने का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये रहने वाला है कि व्यवसायिक उद्यमों की सफलता में व्यापारिक वातावरण को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह रणनीति योजना बनाने और निर्णय लेने में मदद करता है। यह व्यवसायों को अपनी रणनीतियों की व वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी रुझानों में संरेखित करने में सक्षम बनाता है। इस बार से दिया हुआ सॉल्यूशन मैं आपको फुल दिखा दे रहा हूँ इसका सॉल्यूशन एक साथ, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और दूसरे वाले का भी दिया है तो इसे भी स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय और उद्योगों में पड़ने वाले प्रभाव को आपको लिखना है। 3 बिंदु लिखने उनके तो आपके दिए हैं। सरकारी नीति में परिवर्तन से व्यवसाय उद्योगों में क्या प्रभाव पड़ता है, निवेश और विकास पर प्रभाव, लागत और लाभप्रदता पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है वो दिया हुआ है। और तीसरा दोस्तों हमारा पॉइंट रहने वाला है आपका प्रतिस्पर्धा और बाजार संरचना पर प्रभाव। ये 3 क्रम से देखिए मैंने पॉइंट दिए, पहला दूसरा ये तीसरा, तीनों तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट तीसरा हमारा क्वेश्चन आ जाता है ब्याज दरों, संपत्ति, निजी संपत्ति और अचल संपत्ति विमुद्रीकरण के आपको प्रभाव बताना है कि इनमें क्या प्रभाव पड़ते हैं विमुद्रीकरण के। तो ब्याज दरों पर क्या प्रभाव, निजी संपत्ति पर और अचल संपत्ति पर क्रम से दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका व्यवसायिक पर्यावरण के संदर्भ में निम्न बिंदु को स्पष्ट कीजिए। व्यवसायिक पर्यावरण के संदर्भ में आपको गतिशीलता, अनिश्चितता और जटिलता को स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया हुआ है अनिश्चितता, गतिशीलता, अनिश्चितता और जटिलता को समझा गया है व्यवसायिक पर्यावरण के संदर्भ में। नेक्स्ट है एक व्यवसाय की सफलता अपने वातावरण से कैसे प्रभावित होती है। एक व्यवसाय की सफलता अपने वातावरण से कैसे प्रभावित होती है, अवसरों को लाभ उठाना, खतरों का सामना करना, अनुकूलनशीलता, ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट व्यावसायिक वातावरण के संदर्भ में समान और विशिष्ट वातावरण में आपको अंतर बताना है। तो समान वातावरण के बारे में बताया जा रहा है और विशिष्ट वातावरण अंतर दिया हुआ है। नेक्स्ट औद्योगिक नीति 1991 के तहत सरकार द्वारा किए गए 3 परिवर्तन। तो कौन से औद्योगिक लाइसेंस का उन्मूलन किया गया, सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका में कमी, विदेशी निवेश में उदारीकरण किया गया। नेक्स्ट विमुद्रीकरण के प्रभाव की आलोचनात्मक आप 3 बिंदु बताना है। विमुद्रीकरण की आपको आलोचना करनी है। तो काला धन और भ्रष्टाचार में सीमित प्रभाव होता है, आर्थिक गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव, डिजिटल लेन देन को क्या बढ़ावा मिलता है। तो ये आपके दिए प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके सभी जो क्वेश्चन थे मैंने आपको कवर करा दिए। तो अध्याय 3 तक के हमने सभी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे कवर कर लिए हैं। अब हमारा अध्याय 4 और अध्याय 5 रह जाता है। ओके, तो हम कैसे नेक्स्ट वीडियो में उनके क्वेश्चन आंसर भी कवर कर लेंगे। तो भाई दोस्तों आपको वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।